अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हमारा फिलोसफी और लॉ का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रेसिडेंट। क्या है जी? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं कहना इसको, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मीनिंग होता है नज़ीर मिसाल। ठीक है, नज़ीर मिसाल। अब थोड़ी सी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रेसिडेंट क्या होता है कि किसी भी हायर कोर्ट के, ठीक है, अपर कोर्ट के, एपिलेट कोर्ट के फैसले वो लोअर कोर्ट में एज ए जजमेंट, एज ए डिसीजन में हेल्प के लिए पेश किए जाए, उसे प्रेसिडेंट कहते हैं। हमारे पास 3 कोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में, एक सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सारे जजेस, तीनों कोर्ट्स के जजेस जो है डेली फैसले करते हैं, डेली उनके जजमेंट उसे कहते हैं, डिसीजन देते हैं फैसलों के। अब डेली डिसीजन देते हैं, वो फैसले लिखे जाते हैं, उस पर कोर्ट की स्टैंप लगती है, वो फैसले पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। कोई भी पब्लिक का बंदा, कोई भी पार्टी उन डॉक्यूमेंट्स को अचीव कर सकता है, उनकी अटेस्टेड वेरीफाइड कॉपी ले सकता है। वो क्यों? वो डिसीजन पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो बन गए पब्लिक डॉक्यूमेंट। लेकिन कुछ ऐसी कोर्ट्स हैं जिनके डिसीजन जो है वो किसी डाइजेस्ट में, किसी शुमारे में, किसी भी कोई अथेंटिक बुक के अंदर वो डिसीजन वो क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं, छपते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट है, क्रिमिनल लॉ डाइजेस्ट है, इस तरह के काफ़ी सारे हमारे पास जो है वो शुमारे हैं, कुछ गवर्नमेंट के, कुछ सेमी गवर्नमेंट इदारों के, तो वो पब्लिश करते हैं कोर्ट के डिसीजन। अच्छा, अब कौन सी कोर्ट के डिसीजन पब्लिश करेंगे? वो एपिलेट कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन, जजमेंट्स, जो डिसीजन जो आए हुए हैं वो क्या करेंगे जी, इनको पब्लिश करेंगे एक डाइजेस्ट में। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो वो फैसले जो है वो डिसीजन वो पब्लिश होंगे, क्यों पब्लिश किए जाएंगे कि उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे लॉज होंगे, कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जो लॉज मेकिंग में हेल्पफुल होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो बहुत सारे हैं। किसी कंट्री के लॉ मेकिंग मशीनरी जो होती है, पार्लियामेंट, वो लॉ बनाती है ना, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। तो लॉ बनाने के लिए कुछ सोर्सेज को वो यूज़ करती है जिनकी हेल्प से वो लॉ लेती है। उसमें कस्टम भी बताया था, और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि किसी भी हायर कोर्ट के फैसले लोअर कोर्ट में एज ए अथॉरिटी दिखाना, वो फैसले जो पब्लिश हुए हुए हों और जो कि लॉ को मज़ीद डिफाइन कर रहे हों, लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, जो ऑलरेडी पहले से कानून मौजूद है उसका मज़ीद इंटरप्रिटेशन करके जो जजेस लिखते हैं फैसले, वो जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसे कहते हैं, लोअर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वो दिखाए जाते हैं, ताकि कोर्ट्स के जजेस को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को अपने डिसीजन करने में, केस की डिसीजन करने में क्या हो, आसानी हो सके। ठीक है, केसेस की डिसीजन करने में आसानी हो। यानी कि यूँ कह लें कि किसी भी हायर एपेलेट कोर्ट के फैसले लोअर कोर्ट में दिखाना एज ए जजमेंट, ताकि वो सिमिलर केस, सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट जो होंगे उसके अंदर वो कोर्ट को हेल्पफुल साबित हो सके डिसीजन मेकिंग में। अगर तो वो सिमिलर केस की जजमेंट होगी तो उसे कहेंगे जी रेशियो डिसाइडेंडी। अगर सिमिलर केस नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कोई अगर डकैती रॉबरी का केस है, सेम उसमें मटेरियल फैक्ट जो है वो सेम है कि वैसे ही 4 बंदे आए, उन्होंने जो है वो, फॉर एग्जांपल रॉबरी की बताता हूँ कि 4 बंदे आए, उन्होंने जो है 4 ने 3, रॉबरी की जो होती है उसमें 4 से कम है, तो 3 बंदे आए, उन्होंने आके जो है रॉबरी की, और उनके सर्कमस्टांसेस, मटेरियल फैक्ट जो थे, फैक्ट सबके हकायक जो सेम थे। तो इसी तरह का एक और केस भी आपके पास आ गया, वैसे ही रॉबरी हुई, वैसे ही बंदे आए, वैसे ही उन्होंने गन पॉइंट पे जो है वो रॉबरी की। तो जब सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट हो, मटेरियल फैक्ट जो है वो सेम हो, तो वो मिसाल कोर्ट को जब दी जाएगी तो उसे कहेंगे जी रेशियो डिसाइडेंडी। और जब सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट ना हो उसको कहेंगे जी ऑबिटर डिक्टा। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, इजी करके इसलिए समझाने लगा हूँ कि पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, कि सिर्फ ये समझ लें कि प्रेसिडेंट क्या है, कि
हायर कोर्ट के, एपीलेट कोर्ट के फैसले लोअर कोर्ट में देने, ताकि जजेस को अपने केस में, लोअर कोर्ट के जजेस को अपने केस में डिसीजन मेकिंग में, जजमेंट में आसानी हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? जजेस की आसानी के लिए हायर कोर्ट के फैसले लोअर कोर्ट को देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी की समरी मैंने लिखवाई है, जुडिशियल प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। ये लॉ मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि जजेस का काम लॉ बनाना नहीं है, ठीक है, लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग है, क्योंकि जजेस जो है लॉ को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, पहले से ऑलरेडी जो लॉज मौजूद हैं उनकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। जैसे कि लॉ में एक कॉमा, एक डॉट, एक फुल स्टॉप जिसे कहते हैं, उसके बाद भी मीनिंग चेंज होता है। बेशक एक लाइन ही लिखी हुई है, कॉमे के बाद मतलब चेंज हो जाता है, डॉट के बाद मतलब चेंज हो जाता है। तो इसी तरह जजेस जो होते हैं वो लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। जजेस आर द स्पीकिंग लॉ ऑफ द लैंड। बोलता हुआ कानून कौन है? किसी भी रियासत का जजेस है, ठीक है। जजेस आर द स्पीकिंग लॉ ऑफ द लैंड। तो वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इंजॉय हाई अथॉरिटी ऑल टाइम्स इन ऑल कंट्रीज। पूरी दुनिया के हर कंट्री में प्रेसिडेंट एक अच्छी लेवल की अथॉरिटी यानी कि इंजॉय करता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। हर कंट्री में, इवन के कुछ कोर्ट्स में तो बाहर के कोर्ट्स के डिसीजन भी होते हैं। अगर मटेरियल फैक्ट सेम होता है तो वो बताया जाता है कि बता रही है कि कोर्ट में फलाने सन में ये काम हुआ था, ठीक है। उसके बाद है मींस प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? पहले से मौजूद, जो पहले डिसाइडेड केस हो चुके हैं, उनके जजमेंट, उनके डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स, ताकि सिमिलर सेट ऑफ केस में आप वो जजेस को प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो उससे हेल्प लें। और ये लॉ मेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि उसमें लॉ की इंटरप्रिटेशन हो रही होती है, पहले से मौजूद लॉ की जो है वो एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद है कि लीगल सोर्स ऑफ लॉ विच स्पीक विद द अथॉरिटी। ये ऐसे सोर्स ऑफ लॉ है जो अथॉरिटी के साथ जो है वो बात करते हैं, अथॉरिटी को बताते हैं कि कानून की इंटरप्रिटेशन कैसे हुई है। इन सम केसेस कोर्ट आर बाउंड टू फॉलो इट। कुछ केसेस में कोर्ट जो है वो फॉलो करने के बाउंड होती है। किसको? अपर कोर्ट के डिसीजन को। क्यों बाउंड होती है? क्योंकि वो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं, वो मटेरियल फैक्ट, सेम सेट ऑफ फैक्ट का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम सेट ऑफ फैक्ट जो होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए लोअर कोर्ट जो है उन डिसीजन को फॉलो करने की बाउंड होती है, ठीक है। जब लोअर कोर्ट अपर कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करने की बाउंड होगी तो उसे कहेंगे जी रेशियो डिसाइडेंडी, ठीक है, क्योंकि सिमिलर फैक्ट होंगे। उसके बाद आ जाता है कि हेल्पफुल टूल फॉर जजेस एंड लॉयर्स। ये एक ऐसा टूल है जिससे जजेस को और लॉयर्स को डिसीजन मेकिंग करवाने में और करने में, जजेस को करने में और लॉयर को डिसीजन मेकिंग करवाने में जो है वो एक हेल्पफुल टूल इस्तेमाल होता है। साइटेशन इसे कहते हैं, जजमेंट कहते हैं अपर कोर्ट की जजमेंट को, ठीक है, वो फ़ायदा होता है उनको लिखवाने में। उसके बाद आ जाता है कि गुड सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये प्रेसिडेंट क्या है? बड़ा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉ मेकिंग प्रोसेस करने के लिए। जजेस ने सिर्फ उसकी लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी है, जो ऑलरेडी पहले से ही लॉ मौजूद है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है और वो जजमेंट आ जानी है। अब उस जजमेंट को लॉ मेकिंग मशीनरी जो पार्लियामेंट है वो देखेगी। अगर तो उसके अंदर वाकई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की किसी और पहलू से हुई तो वो एक नया कानून बन जाएगा। लॉ मेकिंग प्रोसेस में सोर्सेज ऑफ लॉ का ये एक अहम किरदार अदा करता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस है पाकिस्तान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है उसका आर्टिकल 189 और 201 है। उसके बाद मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट के रखे कि अथॉरिटीज और डिसीजन ऑफ सुपीरियर कोर्ट टू बी फॉलोड, यानी कि प्रेसिडेंट का क्या मतलब हुआ? ऐसी अथॉरिटीज मैंने डिसीजंस, या और आगे फिर दोबारा उन्होंने लिखा हुआ है कि जी अथॉरिटीज और डिसीजन ऑफ ए सुपीरियर कोर्ट्स टू बी फॉलोड। अथॉरिटीज कहते हैं कोई अथेंटिकेशन जजमेंट, अथेंटिफाइड जो जजमेंट होती है वो। उसके बाद टू बी फॉलोड जिसको फॉलो किया। ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि मेकिंग ऑफ लॉ by court in recognition and applying new rules while administration of justice। ये मेकिंग ऑफ लॉ प्रोसेस है जिसमें न्यू रूल बनाए जाते हैं
क्यों बनाए जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, निज़ाम अदल को बहाल रखने के लिए जो है जजेस जो है वो न्यू रूल बनाते हैं, उसे कहेंगे जी ये लॉ मेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि लॉ को वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं जजेस अपनी डिसीजन पावर के ज़रिए लॉ की जो है वो इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस निज़ाम अदल को बहाल रखने के लिए, चलाने के लिए, मुल्क में निज़ाम को चलाने के लिए वो क्या करेंगे जी, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ करेंगे, इसलिए ये ज़्यादा ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने इसको एक्सप्लेन किया। प्रोफेसर ऑस्टिन जो है वो कहते हैं प्रेसिडेंट इज़ ए जुडिशियल लॉ और जुडिशरी लॉ। प्रेसिडेंट क्या है जी, जुडिशियल लॉ है या जुडिशरी लॉ है। अकॉर्डिंग टू सॉलमेंट कहता है कि दीज आर द जुडिशियल डिसीजन बाय द कोर्ट्स फॉलोड इन सब्सिक्वेंट अलाइक केस जी। अच्छा, दीज आर द जुडिशियल डिसीजन बाय द कोर्ट्स, ये एक अदालती फैसले हैं, ये ऐसे अदालती फैसले हैं जो फॉलोड करती है, जिनके ऊपर अमल किया जा चुका होता है। सब्सिक्वेंट होती है बाद में आने वाले, ठीक है, बाद में आने वाले फैसले, पहले तो हो चुके ना, पहले फैसला हुआ होगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला हुआ होगा, वो मेन केस है, वो प्राइमरी केस है, उसके बाद भी वैसे ही सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट के केस आएंगे तो उन्हें कहेंगे सब्सिक्वेंट अलाइक केस, मिलते जुलते केसेस जो बाद में आने वाले बिल्कुल वही सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट हो, वैसे ही डकैती हुई हो, वैसे ही बंदे उतने इन्वॉल्व हो, वैसे ही मर्डर हुआ हो, वही सारे मटेरियल फैक्ट हो, तो वो कहेंगे सब्सिक्वेंट अलाइक केस, बाद में आने वाला सेम केस जो है उसके लिए वो हेल्पफुल साबित होंगे। उसके बाद आए थे डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड जजमेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जजमेंट जो है ना उसे प्रेसिडेंट तो कहेंगे, लेकिन अब इसमें आगे मैं पहले समझ लें, जजमेंट मीन्स एवरी फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को, हर कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर होगा, फाइनल जजमेंट होगी, उसे क्या कहेंगे जी, जजमेंट। फाइनल ऑर्डर को क्या कहेंगे जी, जजमेंट। और जबकि प्रेसिडेंट मीन्स डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन विच प्रिंसिपल ऑफ लॉ और सम न्यू लॉ इज मेड और इंटरप्रेटेड, ये भी डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स है, लेकिन इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ नहीं हो रही, इसमें जस्ट लॉ की एप्लीकेशन हो रही है, लॉ अप्लाई हो रहा है कि ये इसने जुर्म किया है, ये सजा होगी, ठीक है। और जब वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ऐसे करेंगे, नहीं सजा ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी, तो जब जज अपनी एक कोई भी लॉ से रिलेटेड ओपिनियन दे दे, राय दे दे कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो फिर सम न्यू लॉ इज मेड और इंटरप्रेटेड, उसका तज्जिया करके न्यू लॉ दे दी जाए, तो वो प्रेसिडेंट कहलाएगी। जजमेंट तो एक सिंपल है कि जज ने आम अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद रूल इसका क्या है कि ऑल प्रेसिडेंट आर जजमेंट, जितनी भी नज़ीर मिसालें होती हैं अपर कोर्ट के फैसले, वो क्या होती हैं, वो जजमेंट तो ज़रूर होती हैं, तभी तो वो प्रेसिडेंट बनती है ना। हर कोर्ट के जो जितनी भी प्रेसिडेंट है वो जजमेंट ज़रूर होती है, लेकिन आगे वो कहता है कि सारी की सारी जजमेंट वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। ऑल प्रेसिडेंट्स जो ऑल जजमेंट आर नॉट प्रेसिडेंट, सारी की सारी जजमेंट यानी कि 150-200 फैसला एक कोर्ट कर रहा है रोज़ का, ठीक है, 100 फैसले कर रहा है, 50 फैसले कर रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है, तो वो ऑर्डर्स हैं, उनकी जजमेंट है, लेकिन उन 50 में से हो सकता है कोई एक फैसला ऐसा हो जिसमें जो है वो लॉ की इंटरप्रिटेशन की गई हो। जिस फैसले में न्यू लॉ होगा या उसकी लॉ की अच्छी इंटरप्रिटेशन की गई होगी वो तो प्रेसिडेंट होगी, ठीक है, बाकी जो नॉर्मली जो फैसले होंगे वो जजमेंट्स होंगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ लगी, यानी कि ऑल प्रेसिडेंट आर जजमेंट, जितनी भी नज़ीर मिसालें होती हैं वो जजमेंट कहलाती हैं, लेकिन तमाम जजमेंट प्रेसिडेंट नहीं हो सकती, उनमें से कुछ ऐसी जजमेंट प्रेसिडेंट के तौर पे यूज़ की जाएंगी जिनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ कोर्ट्स ने की है, न्यू लॉ जो है उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, इंटरप्रिटेशन की गई है, वो जजमेंट प्रेसिडेंट कहलाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ प्रेसिडेंट। 2 थ्योरीज हैं इसके अंदर, काफ़ी सारी मैंने चलेगा 2 लिख दूँ, डेक्लेरेटरी या डेक्लेरेशन थ्योरी और जजमेंट्स जजेस आर लॉ मेकिंग। अब डेक्लेरेटरी क्या है कि जजेस आर नॉट लॉ मेकर बट डिक्लेयर द लॉ। डेक्लेरेटरी थ्योरी क्या कहती है, जजेस लॉ मेकर नहीं है, कानून जजेस नहीं बनाते,
कानून पार्लियामेंट बनाती है, बार बार कह रहा हूँ आपको, कानून की जो प्रेपरेशन है उसे कहते हैं जी लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो कौन करती है, लेजिस्लेचर करती है। लेजिस्लेचर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, कानून बनाने वाले इदारे को लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर जजेस नहीं करते, जजेस सिर्फ डिक्लेयर द लॉ करते हैं, लॉ को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन करते हैं। नंबर नेक्स्ट है जजेस आर लॉ मेकर्स। अब आगे वो क्या कह रहा है कि वी मस्ट ओपनली एडमिट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ओपनली एडमिट किया जाए, क्योंकि जजेस ने इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑलरेडी डिफाइंड लॉज, जो पहले से डिफाइंड लॉज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन की होती है। कोई नई जो है उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ आ जाती है। जब न्यू एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ हो जाए तो कहते हैं कि उसको वी मस्ट ओपनली, खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एडमिटेड करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का दर्जा ले चुकी होती है, क्योंकि उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ होती है। अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ नहीं है, जस्ट जजेस का डिसीजन है, फाइनल ऑर्डर है, तो उसे प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे, लेकिन वो जजमेंट तो होगी। और अगर ऐसी जजमेंट, चाहे 100 जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे रही है, उसमें से कुछ ऐसी लॉ की इंटरप्रिटेशन हो गई जिसकी वजह से वो जो हमारा लेजिस्लेचर इदारा है, पार्लियामेंट है, वो क्या करेगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस, उसके इसको प्रेसिडेंट को, उस जजमेंट को लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस के लिए वो यूज़ करेगा। उसके बाद आया था प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ। व्हेन जुडिशियल प्रेसिडेंट स्पीक विद अथॉरिटी, जुडिशियल प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट कौन सी होनी चाहिए, जुडिशियल, अदालती। आम बंदे की ऑर्डर्स जो है वो आपकी प्रेसिडेंट नहीं कहलाएगी। जैसे कि आर्बिट्रेटर या कोई पंचायत का फैसला है, वो भी तो डिसीजन है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जुडिशियल प्रेसिडेंट होनी चाहिए। अदालत के फैसले, जजमेंट, अदालत के ऐसे फैसले जिनमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ हो चुकी हो। स्पीक विद द अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी के साथ उनकी जजमेंट बात करती है। द प्रिंसिपल बिकम्स बिल्डिंग फॉर फ्यूचर केसेस, ऐसे असूल जो बन जाते हैं एक कवायद व ज़वाबित फ्यूचर केसेस के लिए। एंड इट दस बिकम अ सोर्स ऑफ लॉ, फिर ये बाद में तहम बन जाते हैं सोर्स ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसेस का एक सोर्स बन जाते हैं। फिर शॉर्टली बता रहा हूँ कि इसकी काइंड्स कितनी है। इसकी 2 काइंड्स हैं, ठीक है, इसकी 2 काइंड्स है। एक है ओबिटर डिक्टा, दूसरा है रेशियो डिसाइडेंडी, या ओबिटर डिक्टम और रेशियो डिसाइडेंडी, यानी कि रीजनिंग ऑफ डिसाइडिंग। अब रेशियो डिसाइडेंडी क्या होगा कि जो सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट होंगे, एक तरह के ही केस था, उसका मटेरियल फैक्ट सेम था, सेम फैक्ट थे, उसमें वैसी ही मिसाल फ़र्ज करें कि बताया जी कि डकैती हुई, रॉबरी हुई, मर्डर हुआ, सेम सेट ऑफ फैक्ट थे, कि वही सरकमस्टांसेस थे, वही मटेरियल फैक्ट थे, उसी आले से कत्ल किया गया, वैसे ही 4 बंदों ने कत्ल किया, 5 बंदों ने, या एक बंदे ने 5 बंदों को कत्ल किया, मर्डर किया, तो वो सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट थे, तो वो क्या होगा, उसी तरह का डिसीजन कोर्ट ने दे दिया। अब वो डिसीजन हमारे लिए, उसके अंदर लॉ की इंटरप्रिटेशन हो गई, ठीक है। अब वैसा कोई भी फ्यूचर में केस होगा, फ्यूचर में जब केस होगा तो उसको पिछली हायर कोर्ट की जो अथॉरिटी है, वो हायर कोर्ट की अथॉरिटी जजमेंट उस जज को दी जाएगी कि देखें जी हाई कोर्ट ने भी ये फैसला किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रही थी कि जब भी कोई इस तरह का नेक्स्ट एक्ट होगा तो उसके अंदर ये पनिशमेंट देंगे, इस तरह जो है जुर्माने होंगे। मिसाल एक दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो सिमिलर सेक्ट थे, तो जजेस जो है ना वो बाउंड होते हैं उसको फॉलो करने के। ओबिटर डिक्टा में अगर तो सेम केस से रेलेवेंट आप जजमेंट दे रहे हैं तो जजेस बाउंड होंगे अपर कोर्ट की डिसीजन को मानने के लिए, ठीक है। न्यू इंटरप्रिटेशन होती है इसके अंदर, किसमें, रेशियो डिसाइडेंडी में। इसके अंदर गिव रीजनिंग, रीज़न बताई जाती है कि किस रीज़न की वजह से जो है ये ओबिटर डिक्टम क्या है, रीज़न दी जाती है इसमें, कि इसकी रेलिवेंसी दी जाती है कि रेलिवेंट है ये जजमेंट जो है, ये रेलिवेंट है इस केस से, इसलिए। उसके बाद आता है रेलिवेंट रिमार्क्स मेड बाय जजेस। ऐसे रेलिवेंट रिमार्क्स, पहले में रीज़न थी, दूसरे में रेलिवेंट रिमार्क्स देते हैं कि भाई उस केस में भी जज ने हायर एपेलेट कोर्ट ने ये फैसला किया था, अब आप लोग भी बाउंड हो कि ये फैसला करो, ठीक है।
तो वो जब जजेस फैसले पे आ जाएं तो उनको अपर कोर्ट के सिमिलर केसेस हम ढूंढते हैं, हाई कोर्ट की साइटेशन देखते हैं, उसे कहते हैं साइटेशंस, अथॉरिटीज, जजमेंट्स, वो देख के वो सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट अगर होते हैं, सिमिलर केस होता है, मटेरियल फैक्ट जो है उसमें सेम होते हैं, तो वो फिर जो है हम लोग जजेस को वो अथॉरिटीज़ दे देते हैं कि भाई ये अथॉरिटी हमने निकाली है, ये आपको केस की डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा देगी। अच्छा, आगे लिखा जी हेल्पफुल किसके लिए होते हैं? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर केसेस मतलब कि प्रेसिडेंट तो हो गई जी प्री डिटरमाइंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट, पहले से जो डिसाइडेड कोर्स है, ये प्रीवियस डिसीजन कह लें जिसको। प्रेसिडेंट क्या है जी? प्रीवियस डिसीजन किसके? अपर कोर्ट के, बड़ी कोर्ट के फैसले, प्रीवियस डिसीजन, वो के अंदर क्या कहते हैं, कोर्ट्स में किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को, लोअर कोर्ट को देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो क्या कहेंगे जी, ये रेलिवेंट रिमार्क्स मेड बाय द जजेस, जजेस ने उस केस से रेलिवेंट रिमार्क्स पहले दे चुके हैं, तो वो आपको भी आसानी होगी, जजेस को भी आसानी होगी। और मटेरियल फैक्ट किसे कहते हैं? जो मेन फैक्ट थे केस के, हकाइक थे केस के, मटेरियल फैक्ट जिन पे केस डिसाइड होता है उसे मटेरियल फैक्ट कहते हैं। हेल्पफुल फॉर फ्यूचर केसेस, फ्यूचर केसेस के लिए ये बड़ा हेल्पफुल होता है क्योंकि उसी तरह की सेम नेचर के केसेस फ्यूचर में भी हो रहे होते हैं, डकैतियाँ, मर्डर, कोई भी रॉबरी जो है या रेप है या कोई भी ऑफेंसेस है, अबडक्शन का है, किडनैपिंग का है, तो उसके अंदर फ्यूचर में जो केसेस हो रहे हैं उनको भी हेल्पफुल होता है उनको डिसीजन करने में जजेस को। सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट, बार बार कह रहा हूँ कि मटेरियल फैक्ट और सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट होंगे, सेम जो है पोजीशन फैक्ट की वही होगी, वही केस के जो है, तब वो डिसीजन दिया जाएगा, उसे कहेंगे जी रेशियो डिसाइडेड। इसमें रीजनिंग दी जाती है, कंक्लूजन डिटरमाइंड बाय कोर्ट, इसके अंदर सिमिलर सेट में कंक्लूजन जो है कोर्ट मटेरियल फैक्ट से देख के रेशियो से डिसाइड करती है, रीजनिंग देती है कि मैंने इस केस को किस रीज़न से डिसाइड किया है, इसलिए इसमें रीजनिंग दी जाती है। तो कंक्लूजन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, इसमें कोर्ट जो है कंक्लूजन डिटरमाइन करती है उस प्रेसिडेंट से, इसकी यानी कि ये ज़्यादा अथेंटिक काइंड है प्रेसिडेंट की। पहली काइंड जो है ना ओबिटर डिक्टा ज़्यादा अथेंटिक है क्योंकि रेलिवेंट होती है। इसके अगेंस्ट बरक्स दूसरी है ओबिटर डिक्टम या ओबिटर डिक्टम। इसमें क्या होता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होती है आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट, सबऑर्डिनेट कोर्ट इसको बाउंड नहीं होती, इसके ऊपर अमल करने की बाउंड नहीं होती। क्यों नहीं बाउंड होती हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल केस डकैती का था, हम कोई और केस दे दें जी, किडनैपिंग का दे दें, उसकी साइटेशन जजेस को दे दें, वो इररेलेवेंट फैक्ट होगा, इररेलेवेंट केस होगा, ठीक है वो भी जजमेंट, लेकिन उसमें कहेंगे जी जजेस ने ना रहमदिली का फैसला किया था तो इस केस में भी आप रहमदिली करें, हालांकि वो मर्डर का केस था, ये किडनैपिंग का केस है। सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट नहीं है, मटेरियल फैक्ट भी सबके डिफरेंट है, लेकिन ऐसे केसेस दे दें हम लोग, उनकी अथॉरिटी, उनकी डिसीजन दे दें जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट बाउंड नहीं होती, वो यानी कि उन पे लागू नहीं होता, फ़र्ज नहीं होता कि उनको माने, उन डिसीजन को माने, अपर कोर्ट के, एपीलेट कोर्ट के डिसीजन को अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ना माने तो वो अगर दे भी दे हम साइटेशन तो वो कोर्ट बाउंड नहीं होती, क्योंकि वो कहेगी ये ओबिटर डिक्टा है, सिमिलर सेक्ट नहीं है, उसके अंदर इररेलेवेंट फैक्ट है, आगे लिखा है मैंने। और ये सिर्फ एग्जांपल होती है कि जजेस ने रहमदिली का मुजाहरा किया था, ये कोई भी एग्जांपल दी, ठीक है, जो रेलिवेंट नहीं है इस केस से, फिर भी हमने साइटेशन दे दी, ठीक है, तो वो क्या होगा, ओबिटर डिक्टम, कोर्ट फॉलो नहीं करेगी इसको। नो नीड टू रीजनिंग, इसमें रीजन अपने कंक्लूजन की रीजन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, रीजनिंग की इसके अंदर जजेस को कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है कि इररेलेवेंट टू द केस, केस से रेलिवेंट होता है। इमटेरियल फैक्ट होते हैं इसके अंदर, मटेरियल फैक्ट नहीं होते। नॉट हेल्पफुल इन सिमिलर केस में हेल्पफुल नहीं होते, बस जजेस को वैसे बता दीजिए कि भाई जजेस ने जो है एपीलेट कोर्ट ने ही किया था जी, क्यों, अब फ़र्ज़ करें जी एपीलेट कोर्ट ने फैसला दिया था कि जी आगे जो है वो रमज़ान या ईद की छुट्टियां आने वाली हैं, तो चलो इस दफ़ा जो है ना हम लोग सब लोगों को बेल ग्रांट कर देते हैं ताकि लोग अपने प्यारों के साथ ईद मना सकें, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई बेनिफिट। वो सिमिलर फैक्ट नहीं थे, वो वैसे कोर्ट ने डिसीजन दिया, केस कोई और था, तो वो फिर आप उसके अंदर ओबिटर डिक्टा आपको
कोई भी साइटेशन प्रेसिडेंट पेश करेंगे कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट बाउंड नहीं है कि उसी को माने। भाई उस टाइम दिया था, अब तो ईद नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब तो कोई अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सर्कमस्टांसेस हैं, जो मटेरियल फैक्ट है वो चेंज है, तो कोर्ट बाउंड नहीं होगी। उसके बाद आता है नॉट हेल्पफुल इन सिमिलर केस, हेल्पफुल नहीं होगा ये सिमिलर केस में, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंट सेट ऑफ फैक्ट होंगे, उसके अंदर इसके अंदर सेट ऑफ फैक्ट जो थे वो सेम थे, ओबिटर डिक्टा में डिफरेंट होंगे। रेशियो डिसआइडेंटिटी में सेम थे, ओबिटर डिक्टा में फैक्ट डिफरेंट होंगे। कंक्लूजन हैड नॉट बीन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, और इसकी वजह से कोर्ट कंक्लूजन नहीं देगा, कोई नई जजमेंट नहीं देगा, क्योंकि कोर्ट बाउंड ही नहीं है उसको फैसला करने की, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि प्रेसिडेंट क्या चीज़ है, ऐसी नज़ीर, ऐसी मिसाल आला अदलिया की जो एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है वो लेना, और वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को देना, ताकि उनको अपनी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो सके। इसे कहते हैं जी प्रेसिडेंट। सबऑर्डिनेट कोर्ट को अपने फैसले करने में आसानी हो, और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है, क्योंकि इसमें जजेस जो हैं वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ करते हैं, ठीक है। ये था टॉपिक प्रेसिडेंट का, सही है। नहीं समझ आया तो पूछ लो कोई पॉइंट। इजी था या मुश्किल था? इजी था। अच्छा जी, इसकी दो ही काइंड्स थी, और भी मज़ीद इसके अंदर थ्योरीज भी थी। मैंने इसको थोड़ा सा किया जी कि भाई जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करें, ठीक है। टाइम जो है हमारे पास जितना था उसके अंदर, तो अब कोशिश तो की है कि फुल फ्लैज आपको एक इसका ओवरव्यू दिया जाए, काइंड्स भी इसकी। मोर मज़ीद जो है आप लोग इसके इतना ही आएगा कि भाई डिफाइंड द प्रेसिडेंट, इसकी काइंड, इसके जो है वो डिफरेंट रूल्स, थ्योरीज, जो भी ईच एंड एवरी हेडिंग मैंने आपको हेड बता दी है कि किस में क्या क्या आएगा, वो सारे लिख दिए। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको आ गया होगा समझ। कोई क्वेश्चन है तो बार बार कह रहा हूँ कि आप पूछ लें, इसके अंदर कोई क्वेश्चन क्लियर है जी? ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।